जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल। आपके पेपर का नाम क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है सर जी, ये किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्लास है महासंग्राम रिवीजन क्लास है, एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए। ये जो क्लास है 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 30 नवंबर को है। कब? 30 नवंबर 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, जो भी छात्र छात्रा हैं, कि आप लोग इस क्लास को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, किसी का भी बैक ना लगने पाए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 500 MCQ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। अभी मैं नाम भी बता दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, खासकर जिनका एग्जाम होने वाला है जल्दी। ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 30 नवंबर 2024 को एग्जाम होगा, उसी तरह से आपकी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम होने वाले होंगे जल्द ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसे ज़्यादा बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चले, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि किस किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं और होने वाले हैं। अभी आपका डेट शीट नहीं आया। ठीक है, डाबराऊ का तो आप लोग का जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है, इनका एग्जाम हो रहा है 30 नवंबर 2024 को। आप लोगों का एग्जाम है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। कहने का मतलब है ऑल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। बाकी और जगह आपके माइनर में एग्जाम होते हैं जियोग्राफी के, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है। और बात करें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है। कहने का मतलब है जहां आपके माइनर में एग्जाम होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनका मेजर का एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इनका जियोग्राफी का पेपर कोड है FEGEO 101। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चले, पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि बेथोलीथ का निर्माण होता है। बेथोलीथ का निर्माण भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, पर्वत द्वारा या नदी द्वारा? बेथोलीथ का जो निर्माण होता है ये ज्वालामुखी द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी बेथोलीथ क्या होता है बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। बैथोलीथ पृथ्वी की पपड़ी के अंदर बनने वाला आग्नेय चट्टान का एक विशाल पिंड होता है। यह तब बनता है जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से नीचे उठता है और ठंडा हो जाता है, यानी ये ज्वालामुखी से निकलता है और ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये जो सारे नोट्स और पीडीएफ हैं ये बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोगों का जो प्रिपरेशन है काफ़ी शानदार हो जाएगा। बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड की जाती है, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चले अब आते हैं टॉपिक पर। दूसरा प्रश्न है इसमें, वेगनर के अनुसार किस काल में पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ? 2024 में यह भी प्रश्न पूछा था। तो कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में वेगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। अश्व अक्षांश से कौन सा अक्षांश संबंधित है? 30 डिग्री संबंधित है। 2024 में यह भी पूछा गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। गल्फ स्ट्रीम है, 2024 में प्रश्न पूछा था, गल्फ स्ट्रीम है क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी गल्फ स्ट्रीम क्या है बता दीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ताकतवर महासागरीय धारा है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर
उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और पश्चिम यूरोप से पश्चिमी तट तक जाती है। क्या ये एग्जाम में आएगा? बिल्कुल पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है और किस दिशा में बहती है। मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और पश्चिम यूरोप के पश्चिमी तट तक जाती है। ठीक है, देखें, जो गल्फ स्ट्रीम धारा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट के साथ बहती है। इसे खाड़ी की धारा भी कहा जाता है। पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम का दूसरा नाम क्या है? खाड़ी की धारा। पूछेगा खाड़ी की धारा किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा कवच के रूप में बचाता है। कौन बचाता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल? बताइए। बिल्कुल समताप मंडल हमें बचाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 में यह भी प्रश्न आपका पूछा था। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे, आपके डाउट भी क्लियर होंगे। देखें, ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है, इसलिए इसे धरती का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया समताप मंडल ऑप्शन में क्यों दिया था। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, और पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर होती है। क्या एग्जाम में पूछा जाता है? पूछा जाता है कि समताप मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर है? 15 से 35 किलोमीटर। यह एक अदृश्य ढाल के रूप में काम करती है। ओजोन परत की खोज पूछता है कब हुई थी? तो ओजोन परत की खोज साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है, चलें, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जितना भी पढ़ाया था, जो भी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो देख करके गए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं कि सर आपने जो भी पढ़ाया था वो एग्जाम में आ रहे हैं, काफ़ी जो भी प्रश्न है वो छप जा रहे हैं एकदम। तो एकदम शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ खड़ा है, एकदम अच्छे तरीके से एकदम गहराई से पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलें, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? ठीक है, 2024 में प्रश्न पूछा था। गर्म धारा देखिए जो ब्राज़ील की धारा है ये गर्म धारा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो सर जी फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, ये कैसी धारा है? चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। ठीक है, वहीं लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा और कनारी धारा ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी धारा होती हैं, यानी लेब्राडोर की धारा, फॉकलैंड की धारा और कनारी धारा, ये सभी ठंडी धाराएं हैं और ये बहती कहाँ हैं? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे इसमें मैंने कुछ इंक्लूड किया है, ध्यान दीजिएगा। कुरोशिया करंट उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। पूछता है आपके एग्जाम में कुरोशिया करंट, ये कौन सी धारा ये कौन से सागर में बहती है? प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। पूछता है कुरोशिया करंट कैसी धारा है? गर्म धारा है। ठीक है, इसे जापान करंट भी कहा जाता है। जापान करंट किसे कहा जाता है? कुरोशिया करंट को। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है, यानी ये जो जितनी धाराएं हैं ये धाराएं हैं। ठीक है, ये गर्म है ठंडी है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। गल्फ स्ट्रीम एक धारा है और यह धारा एक गर्म धारा है। कहाँ बहती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है उत्तर इक्वेटोरियल धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। ठीक है, दक्षिण इक्वेटोरियल धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। आगे देखिएगा, काउंटर इक्वेटोरियल धारा, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है क्लास को। ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, 2024 में प्रश्न पूछा था। तो ऑस्ट्रेलिया के निकट ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपके डाउट क्लियर होंगे। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, यह कोरल सागर में स्थित है। पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कोरल सागर में। अगला प्रश्न है 2024 में पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल
कहते हैं, ठीक है, या फिर क्षोभ मंडल है। यह जमीन से शुरू होकर समुद्र तल से करीब 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का करीब 70% हिस्सा होता है। इसमें मौजूद जलवाष्प और एरोसोल 99% हिस्सा होता है। चले अगला प्रश्न है आपका, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, ठीक है, जहाँ से रेडियो, टीवी इन सभी का सिग्नल आता है, ये किस वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इसके बारे में जान लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल, इसे थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। जो आयन मंडल है इसको क्या कहा जाता है? आयन मंडल को थर्मोस्फीयर या फिर आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें स्थित होता है, संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं, इसी को थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल वायुमंडल की वह परत है जो पृथ्वी से 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। आयन मंडल में विद्युत आवेश कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा बनाए गए संचार उपग्रह स्थापित होते हैं, कहाँ स्थापित होते हैं? थर्मोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में। अभी मैंने पढ़ाया ना, थर्मोस्फीयर का नाम क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल को ही आप थर्मोस्फीयर कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बाह्य वायुमंडल भी इसी को कहा जाता है जहाँ पर आपके संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल जिम्मेदार है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए, ठीक है। देखें इसके लिए और भी गैसें जिम्मेदार हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ये मुख्य रूप से है, ठीक है। इसके अलावा मेथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सब नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, वायुमंडल पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा या क्यूराइल धारा? बताइए कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? बिल्कुल, जो अगुलहास धारा है यह धारा महासागरीय हिंद महासागर से संबंधित है, ठीक है। 2024 में प्रश्न पूछा था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न भी 2024 में पूछा था कि भ्रंश घाटी का उदाहरण है, तो नर्मदा, गंगा घाटी, यमुना घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी या नर्मदा घाटी? बताइए भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल नर्मदा घाटी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी क्या और भी नदियां हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नर्मदा अगर नहीं देगा तो ताप्ती देगा ऑप्शन में या फिर दामोदर, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर जैसी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ठीक। देखें भ्रंश घाटी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने या टूटने से बनती हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी कैसे बनती हैं? पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने या फिर पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट टूटने के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी या फिर चट्टानी स्तंभ नीचे धंस जाती है तो भ्रंश घाटी बनती है, ठीक। आगे देखिए, जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को क्या कहा जाता है? ग्राबेन कहते हैं, ठीक। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, अटलांटिक महासागर का विशाल कटक किस आकार का है? 2024 में यह प्रश्न पूछा था, तो ये यस आकार का है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, क्या पूछा गया है? 2024 में पूछा था कि उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील में या झील वान तुर्की में? बताइए उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है 2024 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा 2024 में पूछा था कि सबसे गर्म सागर है, सबसे गर्म सागर लाल सागर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। सागरी लवणता का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। सागरी लवणता यानी जो सागर में, महासागर में या समुद्र जो है उसकी जो लवणता होती है समुद्र की, उसको मापने के लिए, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए उसकी उसमें कितनी लवणता है, उसमें किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सेलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी सेलिनोमीटर क्या है, चले इसके बारे में बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सागरी लवणता मापने के लिए सेलिनोमीटर या सीटीडी नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। सागरी लवणता सागरी जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, सागरी लवणता किसे कहते हैं। सागरी लवणता जो सागरी जल है, जो समुद्र का जल है, उसका भार और उसमें घुले हुए पदार्थ यानी जो अलग से नदियों के द्वारा जो बह करके समुद्र में जाते हैं उसका भार, ठीक है, दोनों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। ठीक, देखें सागरी जल में 47 तरह के लवण होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर समुद्री जल में 4.10 करोड़ टन लवण होता है। ठीक, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके एग्जाम में बहुत ही ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, चले प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है। 2024 में पूछा था कि भूकंप का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप विज्ञान भूगर्भ शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। इसमें भूकंपों और भूकंपीय तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप के केंद्र को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाता है, हाइपोसेंटर। चलें अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 2023 में पूछा था कि संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है सामान्य भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश या सोपानी भ्रंश। बताइए, संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है, कौन सा भ्रंश है, व्युत्क्रम भ्रंश है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है, वो कौन सा है, तो भूकंप मूल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, आपके डाउट क्लियर होंगे और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। भूकंप की सतह पर वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव, ठीक है, भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है उसे ऊपरी केंद्र कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ऊपरी केंद्र या फिर भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, ऊपरी केंद्र या फिर भूकंप मूल कहते हैं। ऊपरी केंद्र भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक स्थित सतह का बिंदु होता है। यह सीधे केंद्र के ऊपर होता है, यानी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है आपका, यहाँ पे भूकंप आया और ये सीधे यहाँ पर सतह पर आ गया। ठीक है, यही क्या है, ये सीधे केंद्र के ऊपर होता है, ऊपरी केंद्र या भूकंप मूल। ठीक है, भूकंप की वजह से सबसे ज़्यादा तबाही ऊपरी केंद्र पर ही होता है। ठीक है, चलें जहाँ इसका सेंटर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होती है। 2023 में पूछा था सबसे तीव्र गति वाली भूकंपी लहर है, तो सबसे तीव्र गति वाली पी लहर है। ठीक है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपी लहर पी लहर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बारे में बताइए सर, बिल्कुल बताएंगे, सभी के बारे में ध्यान से सुनिएगा। पी लहरें भूकंपी तरंगों में सबसे तेज होती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पूछता है प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं, पी, एस या फिर एल लहर को, तो पी लहर को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। पूछता है आपके एग्जाम में कि इनमें से कौन सा भूकंप का लहर है जो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकता है, तो पी लहर है। ठीक है, ये जो यस लहर है ये द्वितीयक तरंगे होती हैं। द्वितीयक तरंगे कौन सी होती हैं, यस लहर, और पी लहरों के बाद आती हैं। ठीक है, आप समझ में आया, पी लहरों के बाद कौन सी तरंगे आती हैं, एस लहर आती हैं। ये केवल ठोस माध्यम में ही यात्रा कर सकती हैं, एस लहर। ठीक है, एल लहर क्या है, ये धरातली तरंगे होती हैं और भूकंप के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, एल लहर। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह पर ही यात्रा करती हैं।
चलिए अगला प्रश्न है 2023 में पूछा था कि ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत पदार्थ है, यानी ज्वालामुखी से कौन सा पदार्थ निकलता है? सील, स्टाक, लावा या डाइक? तो आप सभी लोग जानते हैं लावा निकलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26 है जो 2023 में पूछा था कि ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य स्थलाकृति नहीं है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित यानी ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं, ठीक है, उससे जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, इन चारों में से कौन सी स्थलाकृति नहीं है? तो देखें जो लावा डाट है, सिंडर शंकु है, काल्डेरा है, ये सभी ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, लेकिन लैकोलिथ आपका ज्वालामुखी से निर्मित नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है 2023 में पूछा था कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारण नहीं है। क्या नहीं है? सूर्यताप, कार्बन डाइऑक्साइड, दाब या तुषार? भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी सूर्यताप, दाब और तुषार है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है इसमें 2023 में पूछा था कि कार्बोनेशन क्रिया किस चट्टान पर सर्वाधिक होती है? कार्बोनेशन प्रक्रिया जो होती है ये चूना पत्थर, ठीक है, कार्बोनेशन क्रिया किस चट्टान पर सर्वाधिक होती है? चूना पत्थर वाले चट्टान पर। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न भी 2023 में पूछा था कि नदी के अपरदन कार्य से निर्मित स्थलाकृति है, यानी नदी के अपरदन से, ठीक है, नदी अपरदन करती है तो उससे निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नदी के अपरदन जब करती है नदी तो उससे कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? तो उससे नदी वेदिका बनती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका? नदी के जीर्णावस्था में निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति है। जलोढ़ शंकु, पेनिप्लेन, डेल्टा या फिर नदी विसर्प? 2023 में पूछा था, बताइए। नदी के जीर्णावस्था में निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति कौन सी है? बिल्कुल पेनिप्लेन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? भी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जीर्णावस्था में या पुनर्भुवन में? बताइए। भी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो युवावस्था में होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है 2022 का एक क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित यूराल पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? तो ये जो पर्वत है यह प्राचीन मोड़दार पर्वत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, एशिया और यूरोप की सीमा पर जो स्थित है यूराल पर्वत, ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है 2022 में पूछा था कि उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत किस वर्ग का पर्वत है? पर्वत श्रेणी है, पर्वत कटक है, पर्वत तंत्र है या कार्डिलेरा है? बताइए। उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत, तो ये जो अपलेशियन पर्वत है ये पर्वत श्रेणी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है? कार्बोनेट्रीकरण का, ऑक्सीकरण का, नाइट्रोजनीकरण का या जलयोजन का? बताइए किसका संबंध रासायनिक अपक्षय से नहीं है? तो देखिए जो नाइट्रोजनीकरण है यह आपका रासायनिक अपक्षय से संबंध इसका नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 2022 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जो 2022 में पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है? एटना, मौना लोआ, चिम्बोरेजी या कोटोपैक्सी? बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी है। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी पृथ्वी के अंदर की आपको जानकारी चाहिए तो सबसे विश्वसनीय तरीका, यानी सबसे आपको ऐसा लगे कि ये सचमुच में सच है, तो आपको किसकी जानकारी सबसे बेटर होगी? भूकंप विज्ञान का, तापमान का, ज्वालामुखी का या फिर दबाव एवं घनत्व का? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अगर विश्वसनीय जानकारी पाना है तो भूकंप विज्ञान सबसे प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। 2024 का ये क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न 2022 का है कि किसके स्थान पर विवर्तनिक प्रक्रिया होती है? प्लेट सीमाओं के स्थान पर, स्थल मंडल पर या पर्वतीय श्रृंखलाएं पर? तो स्थल मंडल पर विवर्तनिक प्रक्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। 2022 का ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्लेट का नाम है यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या प्रशांत? तो सबसे बड़ी प्लेट का नाम है प्रशांत। डी ऑप्शन आपका राइट है। 2022 का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्लेट का नाम प्रशांत प्लेट है। इसका क्षेत्रफल करीब 10.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यह एक महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है और प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। अगला प्रश्न है 2022 में पूछा था कि निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान या जनसंख्या भूगोल? तो साथियों जो आपका जनसंख्या भूगोल है ये आपके भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी आपका जो भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है या समुद्र विज्ञान है, ये सभी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है ये 2022 में पूछा था, उसके बाद 2024 में 2 साल ये प्रश्न आपका पूछा था कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले डटन महोदय ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा भू संतुलन शब्द का प्रयोग डटन महोदय ने कब किया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक क्लेरेंस डटन ने 1889 में किया था। इनका पूरा नाम भी पता चल गया और कब किए थे ये भी पता चल गया। ठीक, आगे देखेंगे। भू संतुलन को आइसो स्टेसी भी कहा जाता है। ठीक है, भू संतुलन को क्या कहा जाता है? आइसो स्टेसी। ठीक, आगे देखेंगे। यह पृथ्वी की पपड़ी के संतुलन और उसमें सामग्री के वितरण की प्रवृत्ति को समझाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावकता के विरोधी प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर 2022 में यह प्रश्न पूछा था कि किस विद्वान ने पृथ्वी को सियाल, सीमा तथा नीफे स्तरों में विभाजित किया? तो इसमें जो आपके स्वेस महोदय हैं इन्होंने पृथ्वी को सियाल, सीमा तथा नीफे स्तरों में विभाजित किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2023 में पूछा था कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उसकी गहराई में परिवर्तन होता है, यह कथन संबंधित है। तो ये जो कथन है प्रांट महोदय ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वेगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को कहा? पैंथासाला कहा, लारेशिया कहे थे, टेथिस सागर कहे थे या फिर गोंडवाना कहे थे? बताइए। वेगनर महोदय ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को क्या कहा है? तो क्या कहा है बताइए? बिल्कुल पैंथालासा कहा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 2023 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न है 2023 में यह भी पूछा गया था कि वेगनर ने महाद्वीपों के तटों में समानता का नामकरण किया, महाद्वीपीय विस्थापन का नामकरण किया, स्विफ्ट फिट का या फिर जिग जैग फिट का या फिर गोंडवाना का? तो वेगनर ने महाद्वीपों के तट में समानता का जो नामकरण किया है जिग जैग फिट का नामकरण किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जिग जैग फिट की जगह दूसरा नाम भी आपके ऑप्शन में दे सकता है अगर ये प्रश्न पूछेगा दूसरे तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा। भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के तटों में समानता को साम्य की स्थापना, इंग्लिश में क्या है? जिग जैग फिट, वही आपके ऑप्शन में दिया है, जिग जैग फिट नाम दिए थे। ठीक है, इसको हिंदी में साम्य की स्थापना कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, जिसके मुताबिक सभी महाद्वीपीय एक बार एक ही महाद्वीप में थे, जिन्हें उन्होंने पैंजिया नाम दिया था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 45 क्या है? ये 2023 में आपका प्रश्न पूछा गया था। इनमें से कौन सी लघु प्लेट है? अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, प्रशांत महासागरीय है या नजका है? बताइए कौन सा लघु प्लेट है? तो जो नजका है ये आपका लघु प्लेट है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो जो प्लेट होते हैं इनका संचलन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सर जी प्लेटों का संचलन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा।
प्लेटों का संचलन मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। जैसे पहला है अभिसारी संचलन, दूसरा है अपसारी संचलन और तीसरा है समानांतर प्लेट संचलन। सर जी इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लेटों के संचलन के लिए संवहन तरंग, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव जैसे कारक जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्लेटों के संचलन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? तो कटक दबाव, संवहन तरंग और स्लैब खिंचाव। ठीक, आगे देखिए। प्लेट टेक्टोनिक सीमाएं 3 तरह की होती हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखें जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं तो इसे अपसारी संचलन कहते हैं। ठीक है, अपसारी प्लेट क्या होता है? तो अपसारी प्लेट सीमाओं को रचनात्मक सीमा या सीमांत भी कहा जाता है। अभिसारी प्लेट क्या है? सीमा वह जगह होती है, अभिसारी प्लेट सीमा वह जगह होती है जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट पर अवधिभूत होती है। ठीक, आगे देखिएगा। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की अभिसारी गति के कारण हिमालय पर्वत बना है। ये सारे नोट्स और पीडीएफ फ्री में जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है? तो संरक्षित प्लेट सीमा के कारण। ठीक है, संरक्षित प्लेट सीमा के कारण इसके सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर 48 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डटन महोदय ने किया, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। ठीक है, आपको ऊपर चले। इसमें अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किस विद्वान के संतुलन पर विचार एयरी से मेल खाते हैं? वोबी के, हेफोर्ड के, होम्स के या फिर जोली के? किस विद्वान के संतुलन पर विचार एयरी से मेल खाते हैं? तो वोबी के विचार एयरी से मेल खाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? भू संतुलन की समस्या का सर्वप्रथम लेखा जोखा निम्नांकित में से किसने प्रस्तुत किया? तो प्राट महोदय ने प्रस्तुत किया। ठीक है, भू संतुलन की समस्या का सर्वप्रथम लेखा जोखा प्राट महोदय ने प्रस्तुत किया। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है? हेफोर्ड के अनुसार समतोल तल धरातल से कितने किलोमीटर की गहराई तक विद्यमान है? 100 किलोमीटर तक विद्यमान है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, हेफोर्ड महोदय के अनुसार समतोल तल, समतोल नहीं है समतल तल होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग में हो सकता है गलती हो गई हो। ठीक है, समतल तल धरातल से कितनी किलोमीटर गहराई तक विद्यमान है? 100 किलोमीटर। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नांकित में से किसका मत है कि एक ही भू स्तंभ के ऊपरी भागों में कम घनत्व तथा सबसे निचली भागों में अधिक घनत्व होता है? तो ये किसका मत है? ये मत है आपका हिस्कैनन का। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 53 है आपका, क्षतिपूर्ति तल के सहारे घनत्व निम्नांकित में से होता है? सर्वाधिक, बराबर, न्यूनतम या अति अल्प? क्षतिपूर्ति तल के सहारे घनत्व निम्नांकित में होता है तो यह बराबर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? प्राट की संकल्पना निम्नांकित में से किसकी व्याख्या नहीं करता? प्राट की जो संकल्पना है ये ऊंचाई एवं घनत्व में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या नहीं करता है प्राट की संकल्पना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, उपरोक्त कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? प्राट महोदय का। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, एयरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ने बताया कि एक समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। उपरोक्त अंतर किसके द्वारा किया गया? तो ये जो अंतर है ये वोबी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, ये स्टेटमेंट किसका है कि किसने कहा कि प्राट के विचारों में एयरी की जड़ बनावट यानी रूट फॉर्मेशन तथा तैराव सिद्धांत की झलक आती है? ये स्टेटमेंट बॉबी ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा पूछा गया है, प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर होता है। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर होता है, स्थल मंडल में अंतर होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपका, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल का विभिन्न परतों के सही क्रम है। तो सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई। तो यह नौवां परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित परिकल्पना कौन सी है, नौवां परिकल्पना। ये ऑप्शन आपका राइट है। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछता है, नौवां परिकल्पना किसने दी। तो होयल एवं लिटिलटन, ठीक है, इन दोनों ने दी थी। अब सर जी ज्वारी परिकल्पना किसने दी है, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी है, निहारिका परिकल्पना किसने दी है। ये सभी पृथ्वी की संबंधित परिकल्पनाएं हैं। पृथ्वी को लेकर के इन्होंने परिकल्पनाएं दी थी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सभी परिकल्पनाएं किसने दी हैं। होयल और लिटिलटन ने नौवां परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। यह परिकल्पना पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति से जुड़ा है। ठीक है, देखें पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े कुछ और सिद्धांत, जैसे पूछता है ज्वारी परिकल्पना किसने दी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए ज्वारी परिकल्पना को ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने साल 1919 में प्रस्तावित किया था। ज्वारी परिकल्पना, ठीक है, यह परिकल्पना पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए आधुनिक सिद्धांतों में से एक है। अगला है ग्रहाणु परिकल्पना, ये भी पूछता है किसने दिया था। तो ग्रहाणु परिकल्पना को फॉरेस्ट रे माउल्टन, ठीक है, फॉरेस्ट रे माउल्टन और टीसी चैम्बरलिन ने दिया था। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी एक परिकल्पना है। इसे चैम्बरलिन का बाइनरी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलें, जो ग्रहाणु परिकल्पना है इसे चैम्बरलिन का बाइनरी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस परिकल्पना के मुताबिक सूरज को एक और भटकता हुआ तारा टकराया था। ठीक है, इसके मुताबिक, इस परिकल्पना के मुताबिक सूरज से एक और भटकता हुआ तारा टकराया था। इस टक्कर के बाद आकाशीय पदार्थ से एक सिगार के आकार का विस्तार हुआ। इस विस्तार से सूरज की सतह अलग हो गई। सूरज ने एक गर्म पदार्थ को प्रक्षेपित किया, जिसके कण घूमने लगे और आपस में मिलकर ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे, निहारिका परिकल्पना पूछता है किसने दिया है। तो निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा दी गई एक परिकल्पना है। इसे नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इस परिकल्पना के मुताबिक सूरज से जुड़ी सामग्री के बादल से ग्रहों का निर्माण हुआ था। इस परिकल्पना को जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने दिया था और गणितज्ञ लाप्लासा ने 1796 में इसे संशोधित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है आपका, निम्न में से किसकी माप इकाई केवल प्रतिशत है, वायुदाब की, तापमान की, वर्षा की या फिर अपेक्षित आर्द्रता की। तो अपेक्षित आर्द्रता की जो माप है वो केवल इकाई प्रतिशत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 62 क्या है, कोल्हेरा स्थलाकृति किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से, ज्वार भाटा से, हिमनद से या नदी के कार्य से। कोल्हेरा स्थलाकृति ज्वालामुखी से निर्मित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यहाँ चौथा लिखा गया, ए ऑप्शन आपका राइट है। ये ग्राम नहीं, ये घन सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 घन सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ग्राम नहीं है। वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। चलें, अगला प्रश्न है इसमें आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जॉर्ज लोमेंटर थे या फिर जॉर्ज लेमेत्रे भी ऑप्शन में लिख करके देता है, इन्हीं का नाम है। ठीक है, ये दोनों में बस नाम में अंतर है, ये दोनों नाम इन्हीं का है। अब चले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, बिग बैंग सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे गर्म पिंड के विस्फोट के साथ हुई थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका इसमें, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने बनाया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को किसने बनाया भैया, बताइए आप सभी लोग।
लोथियन ग्रीन ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, या फिर जे.डब्ल्यू. ग्रेगरी ने, या फिर एफ.बी. टेलर ने? बिल्कुल, देखिए अल्फ्रेड वेगलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को बनाया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, कब बनाया था यह भी पूछता है, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने साल 1912 में पेश किया था। अल्फ्रेड वेगनर एक प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी और भूविज्ञानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें जब आएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास में कुछ क्लासों को इंक्लूड करके बनाया जाता है। किस क्लास को देखना है, किस क्लास को नहीं देखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। मैंने आपका सिलेबस भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये पहला क्लास आपको देख लेना है, और कौन सा क्लास नहीं देखना है चलिए उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो ये सारे क्लासेस आपको मिलेंगी। ये जो यहाँ पर आपका पहला क्लास लिखा है, ठीक है, क्लास 1 जो लिखा है, ये वाला क्लास आपको नहीं देखना है। इसमें महासंग्राम रिवीजन क्लास में इसको मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। बाकी सारे क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। सब में आप लोगों के अलग अलग सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अच्छा, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये महासंग्राम रिवीजन क्लासेस है आप लोगों की, ठीक है। चले इसमें अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो जब क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका जो तापमान है वो घटता जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें जो की पॉइंट है उसको देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बताया था, आपके एग्जाम में पूछा था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का दबाव और घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। हवा का दबाव भी और घनत्व भी दोनों कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे सामान्यतः तापपतन दर कहते हैं, ठीक है। तापपतन दर किसे कहा जाता है? जब क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमेशा 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो कम हो जाता है। इसी को सामान्य तापपतन दर कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, क्षोभ मंडल में ही लगभग सभी मौसम होते हैं और ज़्यादातर बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही उजरका बादल जो उड़ते हैं, ये क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक। चले आगे देखिएगा आप लोग, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 किलोमीटर होती है। पूछता है आपके एग्जाम में, क्षोभ मंडल पर ध्रुवों की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? 8 से 10 किलोमीटर। पूछेगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितनी किलोमीटर होती है? 18 से 20 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं होती हैं, बारिश, आंधी, तूफान, ये सभी, ठीक। चले इसमें अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं, यानी अपसारी, अभिसारी, संरक्षी या फिर स्थिर। रचनात्मक प्लेट किनारे होते हैं तो अपसारी, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब ये क्या है सर, चलिए इसके बारे में देख लेते क्या है ये। रचनात्मक प्लेट किनारे वे प्लेट किनारे होते हैं जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही होती हैं। इन किनारों को अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। इन किनारों पर कई तरह की भू आकृतियां बनती हैं, जैसे कि दरार घाटियां, समुद्री खाइयां और पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं। अगला प्रश्न है आपका, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो अल्फ्रेड वेगनर। मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से बताया था, ठीक है, ऊपर भी बताया, एक बार और देख लीजिए। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे। वेगनर एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 में इस सिद्धांत को रखा था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को 1912 में इन्होंने रखा था, या फिर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को। अगला प्रश्न है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन लघु यानी माइनर प्लेट नहीं है? तो आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक आपका माइनर प्लेट नहीं है, लघु प्लेट नहीं है। तो अंटार्कटिक है, ठीक है, अंटार्कटिक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो यह
अपसारी सीमा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आपका रिवीजन क्लास है तो मैं केवल रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी आगे पढ़ाया वो आपका रिवीजन नहीं था, ठीक है। ये आपका रिवीजन क्लास है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्लेट का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जो आपका फिलिपन प्लेट है ये आपका मुख्य प्लेट का हिस्सा नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत करोड़ में समाहित है? तो लगभग 30% हिस्सा करोड़ में समाहित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा, अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 30% से ज़्यादा हिस्सा करोड़ में समाहित है। पृथ्वी के बारे में कुछ और रोचक बातें। पृथ्वी का आयतन का 15% हिस्सा करोड़ है, ठीक। पृथ्वी के मेंटल का आयतन 84% और द्रव्यमान का लगभग 70% है। पृथ्वी के क्रस्ट का द्रव्यमान 1% से भी कम है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 है। जैसे ऊपर मैंने आपको पढ़ाया ना, ये प्रश्न में आपका पूछा गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ की पॉइंट का बिल्कुल स्किप मत करिए, मिस मत करिए। जबकि भू प्रॉपर्टी का घनत्व तो 3.0 है, ठीक। यहाँ 2 प्रश्न आपको मिल गए, ये सारे प्रश्न ही हैं आपके, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 और भू प्रॉपर्टी का घनत्व कितना है? 3.0। आगे देखिएगा, पृथ्वी के करोड़ का घनत्व 11 से ज़्यादा माना जाता है। पृथ्वी के करोड़ को 2 भागों में बांटा गया है, एक है बाहरी करोड़ और दूसरा है आंतरिक करोड़। पृथ्वी के करोड़ को मुख्य रूप से लौह यानी Fe और निकेल यानी Ni से मिलकर बना माना जाता है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी के करोड़ की खोज के बुलेन ने साल 1936 में की थी। पृथ्वी के करोड़ में भूकंप की द्वितीयक लहरें यानी एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। चलिए क्लास अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती हैं? बताइए। बिल्कुल जो कोर होता है वे सबसे अधिक गहराई में होती हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। वैगनर नहीं है, वेगनर है, ठीक है। वेगनर के प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जलीय भाग को कौन सा नाम दिया गया था? तो जलीय भाग में इनका पैंथालासा नाम दिया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें देखिएगा यहाँ पर अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत यानी जल प्रवाह जो आपका इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन या फिर महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत इन्होंने 1912 में दिया था, ठीक है। इसको मैंने कई बार बताया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपके एग्जाम में आएगा 100%। अगला है आपका भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को कहते हैं? तो ये भूगोल की भौतिक भूगोल की शाखा को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जो भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को कहते हैं? भौतिक भूगोल की शाखा को। अगला प्रश्न है आपका द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में इंसेलबर्ग आपका शामिल नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में पर्वत पठार और मैदान शामिल होते हैं। अब यहाँ पर की पॉइंट देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में उच्चावचों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रथम श्रेणी उच्चावच, इसमें महाद्वीप और महासागरीय बेसिन होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें पर्वत पठार मैदान और झील आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में सरिता खाड़ी डेल्टा सागरी जल भूमिगत जल पवन हिमनद आदि के कारण बनी स्थलाकृतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? देखें भूगणित है, जैव भूगोल है, मृदा भूगोल भी है लेकिन अधिवास भूगोल नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछेगा, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सब हैं। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत है तो क्या है? भूकंप है, तापमान है और घनत्व है, ये सभी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। मेंटल की कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता है, कौन है? तो गुटेनबर्ग है, ठीक है। मेंटल की कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता है, गुटेनबर्ग ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ देखिएगा आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। मेंटल को कोर से, ठीक है, मेंटल को कोर से अलग करने वाली असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंतता कहते हैं, ठीक है, असंतत्या कहते हैं। यह सतह से करीब 2900 किलोमीटर नीचे स्थित है। पृथ्वी की कुछ और असंबद्धताएं और उनके काम हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या हैं।
मोह असंबद्धता क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा बनती है। यह क्रोएशिया के भूकंप विज्ञानी एंड्रीजा मोहरोविसिक के नाम पर रखी गई है। कानराड असंबद्धता ये जो है ऊपरी और निचले क्रस्ट को अलग करती है, ठीक है। और क्या है, रेपेटी असंबद्धता ये बाहरी और आंतरिक मेटल को अलग करती है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके क्या पूछा गया है। लोएस का निर्माण होता है, लोएस का निर्माण पवन से होता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न क्या है, अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो पवन के कारण होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, हवा के कारण। अगला प्रश्न क्या है, गारा स्थलाकृतियाँ कहाँ मिलती हैं? गारा स्थलाकृतियाँ मरुस्थलों में मिलती हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है आपका, गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत या फिर कारक द्वारा होता है? यह पवन के द्वारा होता है, हवा के द्वारा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सिंक का निर्माण किससे होता है? पवन से, नदी से, हिमनद से या भूमिगत जल से? सिंक का निर्माण पवन से होता है यानी हवा से, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 आप लोगों का पूछा गया है, पवन की अपवाहन, ठीक है, पवन की अपवाहन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मरुस्थली गड्ढों को कहा जाता है? वातगर्त, पवन गर्त, मरुस्थली गर्त, क्या कहा जाता है? बिल्कुल वातगर्त कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इसमें अगला प्रश्न है आपका, सहारा में बालुका स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? सहारा में बालुका स्तूप को बरखान के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी बरखान क्या है, इसके बारे में बताइए, ध्यान से देखिए। सहारा में पाए जाने वाले बालुका स्तूप को बरखान या बरचन कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले होते हैं और इनका निर्माण मुख्य रूप से एक दिशा में आने वाली हवा से होता है। बरखान शब्द का नामकरण रूसी प्रकृति विज्ञानी अलेक्जेंडर वान मिंडेडार्फ ने किया था। बालुका स्तूप को टिब्बा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपका, रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसको बालसन के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, मध्य अटलांटिक पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत पेटी में? बताइए किस पेटी में विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी पेटी पाई जाती है? बिल्कुल परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है, डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए, यह क्षेत्र घोड़े की नाल की तरह करीब 40,000 किलोमीटर में फैला है। इसमें दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के किनारे के देशों में भी कई ज्वालामुखियाँ हैं, कई ज्वालामुखी है। इसमें जापान है, इटली है, फिलीपींस है, इक्वाडोर जैसे देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है इसमें, अनाच्छादन में सम्मिलित है। अनाच्छादन में अपक्षय एवं अपर्दय शामिल होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, अपने जो चट्टान है, ठीक है, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय की वजह से चट्टानें घिसती हैं और टूटती हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों और खनिजों पर असर डालती है, ठीक है। अपक्षय के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पानी, बर्फ, अम्ल, लवण, पौधे, जानवर, तापमान में बदलाव, हवा। अपक्षय की दो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी? एक होता है भौतिक अपक्षय और एक होता है जैविक अपक्षय। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात शक्ति नहीं है? तो देखिए इसमें जो अपक्षय ये अंतर्जात शक्ति नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, 10,000 धुआंरों की घाटी ए वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। ए वैली ऑफ स्मोक्स ये अलास्का में पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, 10,000 धुएं की घाटी
वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स अलास्का के कटमई नेशनल पार्क में है। यह घाटी माउंट कटमई ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बनी थी। इसमें अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, अस्थाई पवन नहीं है। देखें, अस्थाई पवन कौन सा नहीं है, विषुवत रेखी पछुआ हवा, ब्रिक फील्डर व्यापारिक हवा या पछुआ हवा। पछुआ हवा, व्यापारिक हवा और विषुवत रेखी पछुआ हवा ये सभी स्थानीय पवन है। ब्रिक फील्डर आपका स्थानीय पवन नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कोपेन ने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, 5, 4, 6 या फिर 7 भागों में। कोपेन ने विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था 5 भागों में। ये ऑप्शन आपका राइट है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना जलवायु को 5 मुख्य जलवायु समूहों में विभाजित करती है। ठीक है, कौन कौन से, ए पहला है आपका ए उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में गर्म और आर्द्र जलवायु होते हैं। बी है आपका शुष्क, यानी इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु होते हैं। सी है समशीतोष्ण, इसमें गर्मी और ठंडी सर्दी वाली जलवायु होती है। डी है महाद्वीपीय, इसमें ठंडी सर्दी और गर्म गर्मी वाली जलवायु होती है। ई है ध्रुवीय, इसमें ठंडी और शुष्क जलवायु होती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया, एफ, एडब्ल्यू, एम या सी एस। कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया है, बिल्कुल AMW का, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। देखें, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इसका इस्तेमाल किए, ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ और संकेतक और उनके मतलब ये रहे। एफ माने शुष्क मौसम नहीं है, डब्ल्यू माने सर्दियों का शुष्क मौसम, एस माने गर्मियों का शुष्क मौसम, ABCD तापमान की गंभीरता को दर्शाते हैं, जबकि ABCDE बड़े लेटर में ये बड़े अक्षरों का इस्तेमाल 5 प्रमुख जलवायु समूहों को दर्शाने के लिए किया गया है, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। ठीक, चले अगला प्रश्न है आपका, इसमें महान हिमकाल किसे कहते हैं, प्लीस्टोसीन युग को, होलोसीन युग को, प्लायोसीन युग को या फिर मायोसीन युग को। महान हिमकाल प्लीस्टोसीन युग को कहा जाता है महान हिमकाल। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है, वर्षा, वनस्पति, तापमान या पवन। जलवायु के वर्गीकरण का आधार कौन सा नहीं है, बिल्कुल तापमान आपकी जलवायु के वर्गीकरण का आधार नहीं है। सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन है। तो जो चिनूक है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है, स्थानीय हवा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिएगा ध्यान से, चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी आंतरिक भाग में चलती हैं। ये हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती हैं और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती हैं। इसमें अगला प्रश्न है आपका, बैथोलिथ का निर्माण होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया ऊपर, बैथोलिथ का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा होता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। अगला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार किस काल में पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ, कार्बोनिफेरस काल में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, ये सारे प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताए। अश्व अक्षांश में से कौन सा अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन 30 डिग्री। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। तो देखिए, जोंडा आपका स्थानीय पवन नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन है। तो देखिए, फ्राइजेम आपका ठंडी स्थानीय पवन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कोपेन ने स्टेपी प्रदेश को किस संकेताक्षर से स्पष्ट किया है। तो BS अक्षर से कोपेन ने स्टेपी प्रदेश को स्पष्ट किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है आपका,
कोपेन ने मरुस्थलीय प्रदेश को किस संकेताक्षर से स्पष्ट किया? मरुस्थलीय प्रदेश को कोपेन ने किस अक्षर से प्रस्तावित किया भैया, किस अक्षर से स्पष्ट किया है? बिल्कुल BW से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्म ऋतु विलुप्त शुष्क होती है, इस सेतु का क्या संकेताक्षर है? तो इसका संकेताक्षर है CS। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, कोपेन की भांति किसने यह माना कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है? तो यह तिवार्था ने माना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रखिए। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे ही आगे भी करते रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, बलन में ऊंचे उठे भाग को कहते हैं, बलन में ऊंचे उठे भाग को अपनति कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। बलन में नीचे उठे भाग को क्या कहते हैं, यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखें, बलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं, वहीं चट्टानों के नीचे घुसे भाग को अभिनति कहते हैं। ठीक है, भूविज्ञान में वलन और भ्रंश शब्द पृथ्वी की सतह के नीचे वाली बदलावों को बताते हैं। वलन के कारण चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, वहीं भ्रंश एक पृथक तल होता है जो तब बनता है जब पृथ्वी की चट्टानें एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं। ठीक है साथियों, जानकारी अच्छी लगी है, ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसे शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा 3 साल, ताकि आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।